Namaskar, this is Akashvani Itanagar and I'm your host Gami Bogo. Dear listeners, in this today's special program, we're having a very important resource person between us who will be talking on the topic drug abuse. And the resource person joining us today in this Akashvani Itanagar is Tasor Pali ji, who is a Deputy Director, Arunachal Pradesh Drug De-Addiction Society, Directorate of Health Services, Naharlagun. Sir, welcome to our studio. Thank you so much, Bogoji. Sir, directly coming into the topic, why do we celebrate this 26th June as an World Drug Day? What is the history behind, sir? Thank you so much. नमस्कार लिसनर. ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये जो 26 जून को ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है, इसका हमारे देश में, भारत में भी, इंडिया में भी, हर स्टेट में, इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व एज ए डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. इसका कहानी, द हिस्ट्री बिहाइंड इज़ समथिंग, इट गोज लाइक दिस. ग्वांगडोंग बोल के एक चाइना में एक जगह है, एक प्रोविंस है ग्वांगडोंग. तो उसमें एक ह्यूमन बोल के एक जगह है. उसमें एक वहाँ का एक सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर जो काम करता था, वो जो है अंडर हिज इनिशिएटिव, द नेम ऑफ पर्सन इज़ लिन जेगजू. तो वो जो है 1839 में, तो वहाँ में जो ये ओपियम कल्टीवेशन बहुत हेवीली होता था, बहुत जगह होता था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो एक अभियान चलाया. तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो अभियान में उसका साथ सब लोग जोड़ के उसका ओपियम कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसमें ड्रग, ये जितना हो सकेगा ड्रग को कंट्रोल करने के लिए ये एक अभियान चला था. उसको सक्सेसफुली 25 जून 1833 में कैरिड आउट किया था. तो नेक्स्ट डे में, टू मार्क दिस हिस्ट्रिकल इवेंट एंड टू सिम्बलाइज द ग्लोबल एफर्ट टू कम्बैट ड्रग, दिस 26 जून इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. Okay, sir, since that you have talked about the history behind this celebration, Yes. now I somehow feel like when we celebrate any very important day, there is always a theme behind. So what is the theme of this year? आप हमारे श्रोताओं को बता दीजिए. Okay, the importance of this. The theme of this year's International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is the evidence is clear, invest in prevention. ये इस बार का थीम है. Okay. तो ये थीम जो है, जितना इसका ड्रग एब्यूज़ और जो ड्रग को कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका स्टेक होल्डर जो भी एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको अभी रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ करना है. और ये थीम का हिसाब से it need to prioritize prevention measure based on respect for human rights, compassion and understanding the impact of drug use on society, the economy and health. तो ये थीम जो है वही है कि जितना हो सकेगा हम लोग का एक्टिविटी कंपेशनेट रहना है, आदमी का ह्यूमन राइट्स को माइंड में रख के जो भी एक्टिविटीज़ करेगा वो करना है. और साथ में जितना हो सकेगा प्रिवेंशन को हम लोग इम्पोर्टेंस देना है. एग्जैक्टली. फिर सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि whenever we say drug, बहुत सारा ड्रग, मतलब there are varieties of drugs, तो ऐसे कौन सा ड्रग्स है which are commonly used in the society and इसको किस किस तरह से लिया जाता है, सर इसको भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए. Most common all over the world, in fact, the drug which is most common and most जो rampant है, तो उसको एक्चुअली हम लोग ड्रग भी, सोसाइटी जो है उसको ड्रग नहीं मानता है, और लेकिन इनफैक्ट दैट इज़ ए ड्रग. वो है अल्कोहल. अल्कोहल इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ ए ड्रग. लेकिन हम लोग क्या होता है कि स्पेशली हम लोग ट्राइबल सोसाइटी में अल्कोहल जो हम लोग अपना
लोकल डायलेक्ट में आपोंग, जो ये जो लोकल ड्रिंक्स ये सब को तो हम लोग जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया ना। अदरवाइज ये अल्कोहल जो भी हम लोग फॉरेन लिकर हो गया, जो भी जो वाइन शॉप में जो भी मिलता है वो लीगलाइज वे में जो बेचा जा रहा है, ये भी एक प्रकार का ड्रग है। और इनफैक्ट highest number of families affected by is affected in this alcohol only. अल्कोहल एडिक्ट्स का नंबर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। और आप हमारा अरुणाचल का ही एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ में आपको हर एक फैमिली में ऑलमोस्ट एक एडिक्ट मिल जाएगा जो अल्कोहल का एडिक्ट है, जो जिसका वजह से उसका सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी एक प्रकार का ड्रग है। ये उसका नेक्स्ट में हम लोग का स्टेट में बोलने से ये ओपियम, अभी तो ओपियम को ये कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन हम लोग का ओल्डन डेज में जो ओपियम कॉमनली चलता था, स्पेशली आपका हम लोग का ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल में तो ओपियम तो एक्सेप्टेबल, सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल ही था। तो इस प्रकार से ओपियम भी हम लोग का ट्राइबल कल्चर में ऐसे जस्ट ट्रेडिशन कल्चर में ऐसे आ गया था। तो ऐसे हो कि ओपियम एडिक्ट को भी हम लोग लाइटली लेता है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट यूज और वी कैन से मोस्ट एब्यूज ड्रग्स। फिर सर जैसे आपने ड्रग एडिक्शन का बात किया है, तो हमें कैसे पता चले कि एक इंसान जो है एक हैबिट फॉर्मिंग फेज में जा चुका है सर? व्हाट आर द सिम्टम्स इफ आई एक्चुअली आस्क टू इट? ओके, इसमें एक्चुअली ये है कुछ फिजिकल साइंस है और कुछ साइकोलॉजिकल साइंस है। जो एक आदमी ड्रग एब्यूज़ हो गया या एक आदमी का उसका ड्रग एडिक्शन में चला गया बोल के आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल सिम्टम्स ऐसे होता है कि जैसे कि उसका आँख हमेशा लाल होगा, उसका पीपल जो है वो अंदर का पीपल जो है एकदम या तो बहुत छोटा हो जाएगा या तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसका स्लीपिंग पैटर्न में बहुत चेंजेस आएगा, मतलब या तो बहुत सोते रहेगा या तो बिल्कुल नहीं सोएगा, ऐसे होगा। और या तो आपका फिजिकल ये में भी आपका वेट गेन, रैपिड वेट गेन होगा या तो रैपिड वेट लॉस होगा। तो ये सब फिजिकल ये है। और आपका फिजिकल अपीयरेंस में डिटोरेशन होगा, आपका ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट जो है एकदम ख़राब हो जाएगा, उसका एकदम देखने से भी एकदम सेबी और एकदम मतलब गंदा पंदा लगेगा ऐसे। उसका बॉडी से अनयूजुअल स्मेल आएगा, बैड ब्रेथ आएगा, ये सब। और आप बात करते करते स्लर्ड स्पीच होगा, इम्पेयर्ड इनकोऑर्डिनेटेड स्पीच होगा और कपेगा, ट्रेमर्स होगा। ये सब आपका फिजिकल साइड है जो एक ड्रग एडिक्ट्स का हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसके बाद आपका बिहेवियरल मतलब कुछ इसका साइकोलॉजिकल साइंस होता है। जैसे कि आप स्टूडेंट है तो आप स्कूल में उसका अटेंडेंस सडनली ड्रॉप हो जाएगा, स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके बाद हमेशा इधर उधर पैसा मांगते रहेगा, उसका पैसा क्यों चाहिए बोलने से उसको नहीं बता सकेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, और जहाँ तहाँ से आदमी से दार लेगा, कभी कभी चोरी भी करेगा। और उसके बाद ऐसे सस्पिशियस बिहेवियर में वो इधर उधर घूमते रहेगा। और उसका फ्रेंड सर्कल भी सडनली चेंज हो जाएगा, उसका फेवरेट हैंग आउट्स जो जहाँ में होता था वो सब चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका अपना दोस्त से या अपना फ्रेंड सर्कल में या अपना फैमिली मेम्बर से फ्रिक्वेंटली फाइट करेगा, हर चीज़ में आर्गूमेंट करेगा। उसके बाद मूड स्विंग होते रहेगा, हर छोटा छोटा चीज़ में गुस्सा होगा, आउटबर्स्ट होगा। उसके बाद कुछ भी काम करने के लिए होने से उसका मोटिवेशन नहीं होगा, उसका मतलब कुछ भी चीज़ होने से लेथार्जिक होगा और पैरानॉइड, मतलब फॉर नो रीज़न ऐसे सडनली वो ये हो जाएगा, डर लगने लगेगा, इधर कुछ है ऐसे टाइप। दिस आर द साइकोलॉजिकल साइंस। फिर सर, हाउ डू यू सी द ड्रग प्रॉब्लम इन आवर स्टेट स्पेशली? आर यू सीइंग एनी ट्रेंड और एनी पैटर्न इन ड्रग अब्यूज पर्टिकुलरली इन आवर स्टेट सर? हमारा स्टेट में आपको
कुछ हम लोग का डाटा है, आप इट विल सरप्राइज यू इनफैक्ट। तो हम लोग का अरुणाचल में ड्रग एब्यूज़ बोलने से, जैसे हम पहले भी बताया, अल्कोहल का एब्यूज़ सबसे हाईएस्ट है। तो आपका नेशनल फिगर अल्कोहल यूज़ जो है इंडिया में 14.6% है, जबकि हमारा अरुणाचल में ये 28% है। और कैनेबिस बोल के एक ड्रग है, उसका यूज़ आपका नेशनल लेवल में 2.83% है, अरुणाचल में 7.36% है। ओपियट्स बोल के एक ड्रग है, उसका ऑल ओवर इंडिया में 2.6% है, लेकिन हमारा अरुणाचल में 22.18% है। तो इनफैक्ट among the 36 states and union territories in India, Arunachal stood second position in opioid use। और अल्कोहल और कैनेबिस में फोर्थ पोजीशन में है। उसका बाद सेडेटिव्स है, उसका इंडिया में 1.8% है, जबकि अरुणाचल में 5.64% है। ये फिफ्थ पोजीशन में है ऑल ओवर इंडिया में। और कोकीन, सरप्राइजिंगली कोकीन जो है ऑल ओवर इंडिया में 0.1% है, लेकिन अरुणाचल में 3.01% है। तो अरुणाचल ऑल ओवर इंडिया जितना 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, उसमें नंबर 1 है कोकाइन यूज़ में ना। तो उसके बाद हेलुसिनोजेंस है, उसमें भी इंडिया का परसेंटेज है, नेशनल एवरेज जो है 0.12% है, हम लोग अरुणाचल का 0.28% है। तो इस प्रकार अरुणाचल में एक्चुअली ये ड्रग एब्यूज़ जो है बहुत ही अलार्मिंग रेट में अभी इसका राइजिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग को बहुत सारा अवेयरनेस करना है इसको प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए। Yes. Now that sir we talked about different kinds of drug और इसको symptoms कैसे पहचानना है सब, now we are getting it. But you know when you do nab somebody who is a drug user, and here I hate to use actually the nab, but you know what are the options there? How do we normalize a person addicted with a drug? इसमें ऐसे है, एक्चुअली सबसे पहले इसको हम लोग सकने से प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करना है। प्रिवेंट में करने से आपको सबसे पहले तो हम लोग ड्रग्स के बारे में ओपनली बात करना है, इसको ड्रग को लेके स्टिग्मेटाइज नहीं करना है। जो ड्रग एब्यूज़ है ये तो हम लोग का ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा फैमिली में नहीं है तो किसी मेरा इसका ज़रूरी नहीं है, इसका बारे में बात नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है। इसका बाद हम लोग ओपनली डिस्कस करना है। आप अगर एक टीचर है तो अपना स्टूडेंट का साथ इसको ओपनली डिस्कस करना है ड्रग्स को। उसका बाद इसका इल इफ़ेक्ट, इससे इसको ये करने से क्या क्या इल इफ़ेक्ट हो सकता है वो सब अच्छा से समझाना है। और स्पेशली स्कूल्स वगैरह में आप बच्चा को जितना हो सकेगा एंगेज करना है। अपार्ट फ्रॉम को करिकुलर मतलब डेली मतलब स्टडीज़ को, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रखना है। स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, सो दैट वो लोग हमेशा बिजी रहे बच्चा ना। तो बिजी नहीं होने से वो लोग ये सब ड्रग वगैरह में पड़ जाता है। और अपना कुछ एक्सपीरियंस है तो स्पेशली एडोलसेंस यूथ को अच्छा से गाइडेंस देना है, उसका करियर ऑप्शन, गोल्स ये सब चूज़ करने में, टारगेट करने में उसको मदद करना है। और एज ए पेरेंट्स ऑल्सो उसको अच्छा से काउंसलिंग ये सब करना है। और अभी आप जो बोल रहा था, जो अगर कोई ड्रग हो गया, किसी का ड्रग एडिक्ट हो गया, तो उस स्थिति में सबसे पहले तो ट्रीटमेंट पार्ट आता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी होता है। तो ट्रीटमेंट और काउंसलिंग में हम लोग का उसका प्रोफेशनल काउंसलर होता है, तो उसको ड्रग्स का बारे में अच्छा से काउंसलिंग देगा और उसको विल पावर उसको बढ़ाने के लिए कैसे करके वो एडिक्शन से बाहर आना है ना, ये सब बताएगा। और फार्माकोथेरेपी भी होता है, तो उसमें फार्माकोथेरेपी में क्या होता है कि वो मेडिसिन देता है सब्स्टिट्यूशन टू ड्रग्स ना। कुछ मेडिसिन देगा और ब्लॉकिंग एजेंट्स जो वो ड्रग को देखने से वो खाने मन नहीं होने के लिए उसका मतलब एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन से वो मेडिसिन उसका ऊपर में अप्लाई करके उसको ड्रग से निकालने के लिए करता है। और उसके बाद रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है। रेसिडेंशियल
ट्रीटमेंट जो है अपना घर में रख के उसको अच्छा से उसका पेरेंट्स या उसका जितना नियर एंड डियर रिलेटिव्स है उसको सपोर्ट करके मोटिवेट करके उसको छोड़ने देने के लिए, वो एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए उसको सपोर्ट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसका अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग का केयर सेंटर होता है। आजकल हम लोग इसको सुधार घर बोलते हैं। वहाँ में वो जाएगा, उसको ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएगा, फिजियोथेरेपी करेगा, काउंसलिंग, नॉर्मल काउंसलिंग करते रहेगा। उसके बाद अच्छा उसको न्यूट्रिशियस फूड दे के, मतलब उसको अच्छा से ग्रूमिंग करके ये एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में ये करता है। तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, उसमें वो जो अंदर में रह के इससे बाहर निकालने के लिए ये एक्टिविटीज़ करते हैं। Okay. Sir, adding on this, I'd like to talk about the mental health. You know, the mental health has become a concern, especially after the post-COVID-19 pandemic. It has become a, buzzword. So I want to understand the vicious cycle behind the anxiety, the depression, leading to use of the drug and then leading back again to the mental health concern. What is the role of the drug in this vicious cycle, sir? I just want to know from you, sir. सबसे पहले हम लोग पहले भी थोड़ा हम उसको टच किया है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एक आदमी ड्रग एब्यूज़ क्यों हो जाता है ना, उसका मेंटल स्टेट क्या होता है और कब वो ड्रग एडिक्शन में चला जाता है। तो इस पर स्टडीज़ सबसे ज़्यादा जो है ड्रग एडिक्शन में जो जाता है उसका कारण है लैक ऑफ लव एंड केयर ऑन पार्ट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। उसको ऐसे लगता है कि उसका सोसाइटी हमको केयर नहीं करता है, सोसाइटी में मेरा कुछ जगह नहीं है, फैमिली मेम्बर हमको मतलब डिसओन कर दिया, फैमिली में मेरा कोई इज्जत नहीं है, हमको रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है। ये सब जब दिमाग में आ जाता है ना, तो उसमें वो उसका एस्केप करने का एक रूट ढूंढता है। तो वो एस्केप रूट ढूंढते ढूंढते वो ये पहले तो अल्कोहल लेगा, दारू पिएगा। तो दारू से जितना किक मिलता है वो कुछ दिन के बाद उसको कम पड़ जाएगा, तो वो जाके वो ड्रग्स में घुस जाएगा। वो जो ओपियम हो गया या जो भी ड्रग्स उसमें चला जाएगा। तो ये है। और एक है आपका मेन कारण आपका बोर्डम, डिप्रेशन और पैटिक ना। ये सब जब कोई इंसिडेंट के बाद आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे कि किसी का साथ एक अपना लवर का साथ ब्रेकअप हो गया, या अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट किसी को कोई एक्सीडेंट में या कोई ये में हादसा में खो दिया, या तो ऐसे कुछ इंटरव्यू या एग्ज़ाम हो इतना साल से ट्राई कर रहा था तो उसको अचीव नहीं कर पाया, तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस सिचुएशन में डिप्रेशन से वो लोग फिर अपना आप को ये सेटिस्फाई करने के लिए वो ड्रग में फिर चला जाता है, ड्रग लेना शुरू करता है। और ये एक मेन कारण है। तीसरा मेन आपका टू हैव प्लेजर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पीयर, जो एक ऐसे होता है ना, स्पेशली ये एमंग द एडोलसेंट में बहुत होता है। तो अभी कोई एक फ्रेंड सर्कल में घुस गया, उसमें से 4 फ्रेंड्स है, तो 3 अगर ड्रग ले रहा है तो छोटा तो लेना ही लेना है, क्योंकि वो पीयर प्रेशर में आ जाएगा। अरे वो लोग लेता है, हम क्यों नहीं लेगा, वो तीनों उसको प्रेशराइज करेगा ना। हम लोग लेता है, तुम भी ट्राई करके देखो। ये सब में उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, इजी अवेलेबिलिटी, ये सब कारण है ड्रग्स लेने का। तो जहाँ तक ये मेंटल, इसमें आप मेंटल ये का आपका मेंटल स्टेट का कनेक्शन है। तो इसमें जो लोग स्पेशली जिसका मेंटल ये में विल पावर हम लोग जो बोलते हैं ना, वो जिसका वीक होता है, ये लोग ज़्यादा जल्दी ये सकम हो जाता है ड्रग एडिक्शन में ना। जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो लोग मतलब आदमी जितना भी उसको प्रेशर में डालने से भी या जितना भी डिप्रेशन या ऐसे सिचुएशन आने से भी दे कैन ओवरकम। तो इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का जो काउंसलर, जो प्रोफेशनल काउंसलर जो काउंसलिंग करता है, वो भी वही मेंटल हेल्थ को मतलब अच्छा करने के लिए वो काउंसलिंग देता है। आपका मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है
तो यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप द विल पावर टू ओवरकम सच सिचुएशन. मेंटल हेल्थ आपका ठीक नहीं है, मेंटली आपका डिस्टर्ब रहता है, तो उस समय में ये सब में जाने का बहुत चांस है. तो ये मेंटल हेल्थ अच्छा होने से आपका विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा. तो आपका विल पावर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो यू कैन stay away from all these things. So now, how do you interpret, as per your department data, the big consumer of drugs, are they the men or the women, or the one more hesitant in reaching help? So like, also kindly let us know, and kindly let the listeners know that, like, which age group are the biggest consumer of the drug, particularly in our states. हम लोग का यहाँ में सबसे हाईएस्ट नंबर तो यंग जनरेशन, यंग एज ग्रुप में है आपका 15 इयर्स टू 39 इयर्स ना. ये एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा आपका कंज्यूमर्स और एडिक्टेड सबसे ज़्यादा है. और आप मेल फीमेल का इसका क्लासिफिकेशन बोलने से मेल में ऑफ कोर्स ज़्यादा है अभी तक, लेकिन फीमेल भी है. लेकिन मेल में एकदम हाई नंबर है. और द रीज़न कुड भी ऐसे भी हो सकता है कि क्योंकि मेल जो है ये सब में इन्वॉल्व होने से भी उसका बाद फोकस में जल्दी आ जाता है. तो आदमी मतलब उसको रिहैब करने के लिए या इसका हेल्प लेने के लिए जल्दी कम फॉरवर्ड करता है. फीमेल कोई अंदर में ऐसे रहे, लेकिन एज ए होल एज पर द स्टैटिस्टिक मेल का dominant. Okay, sir. I do also want to know briefly that after rehabilitation, after being detox and cleaned for a while, how do you ensure that the one who was getting addicted, they are not falling into the trap again? Yes, that's a very good question. In fact, ये एक हम लोग के लिए एक मेजर इशू है. जो हम लोग सुधार घर या जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में आता है उसमें 1 महीना का कोर्स होता है, 45 डेज़ का कोर्स होता है, कोई इवन 3 मंथ्स का भी कोर्स होता है. तो ऐसे हो कि वहाँ से वो लोग पूरा डी एडिक्ट होके आ जाता है, कम्प्लीटली ठीक होके आ जाता है. लेकिन जैसे आपने बोला फिर से वो ट्रैप में फंस जाता है बाहर में निकल जाने से. तो इसको हम लोग का ये में टर्म में इसको रिलेप्स बोलते हैं. रिलेप्स हो जाता है, वो फिर से यूज़ करना शुरू हो जाता है. तो जब रिलेप्स हो जाता है तो उसको काउंसलिंग करके फिर से उसको नॉर्मल में लाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम लोग का फैमिली मेम्बर का है. जैसे आपको हम पहले भी बताया, ये जो ड्रग एडिक्ट लुक क्या होता है, जब फैमिली में अनवांटेड फील हो जाता है तो उसका बाद उसका एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे कोई चीज़ में अनसक्सेसफुल हो गया, कुछ चीज़ वो ड्रीम कर रहा है लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा है. उसके बाद फिर या तो उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो उसको डील नहीं कर पा रहा है. तो उस सिचुएशन में आपका फैमिली मेम्बर अगर उसको सपोर्ट करेगा तो ही और सी कैन फाइट विद दैट सिचुएशन ऑल्सो. लेकिन ऐसे सिचुएशन में फैमिली मेम्बर ही सपोर्ट नहीं करने से तब वो लोग ये सब में चला जाता है. तो जब डिटॉक्स होके आने से तो फैमिली मेम्बर सबसे पहले उसको ओपनली एक्सेप्ट करना है और उसको हमेशा सपोर्ट देना है, मोटिवेट करना है. लेकिन फैमिली में उसको वापस आने का बाद थोड़ा स्टिग्मेटाइज कर रहा है, जैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जैसे बिहेवियर शो करने से, तो ये जो है फैमिली से निकल के फिर वो दूसरा उसका ऐसे जो ड्रग यूज़ करने वाला पार्टनर लोग में फिर वो ढूंढना शुरू हो जाएगा. फिर वो लोग का तो नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ऐसे हो कि जहाँ तक घूमेगा फिर वो अपना फ्रेंड सर्कल जो पहले से ऑलरेडी ड्रग यूज़ करता है तो उसमें वो ट्रैप में आ जाएगा, फिर से वो यूज़ करना शुरू हो जाएगा. तो इसलिए फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. उसका साथ साथ हम लोग का ये जो सोसाइटी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्योंकि फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ ए सोसाइटी, यू ऑल नो ना. तो सोसाइटी का प्रेशर फैमिली में आने से तब जाके फैमिली भी फिर वो इंडिविजुअल में प्रेशर आ जाता है. तो सोसाइटी एज ए होल हम लोग इसको, कोई भी ड्रग एडिक्ट या कोई ड्रग रिकवर है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. एक ज़माना में वो ड्रग यूज़ करता था, वह अभी वो अगर कम्प्लीटली फ्री हो के
वहाँ से डिटॉक्स हो के डी एडिक्ट हो के आ गया है, तो उसको इनफैक्ट सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है एज ए सोसाइटी। जब एज ए सोसाइटी हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये तो पहले ड्रग लेता था, वो करता था बोल के वो अननेसेसरी हम लोग जजमेंटल हो जाने से, तब उसका ऊपर फैमिली के ऊपर भी प्रेशर आता है। तब फैमिली भी फिर होते होते वो इंडिविजुअल में तुमको तो ऐसे ड्रग लेने वाला है बोल के सब लोग बोलता है बोल के ना, तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें वो अनवांटेड फील होगा और वो जो है फिर से रिलैप्स होने का बहुत चांस है। तो इसलिए सोसाइटी का भी मेजर रोल है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल फैमिली का है। ओके, सो फ्रॉम हियर इन दिस कन्वर्सेशन हम लोग ये कंक्लूड करके चल सकते हैं कि द रोल प्लेड बाय द फैमिली इज one and only the way to not let that person to get into the trap again. Yes. Okay, so sir, thank you for joining us in this studio, but before we wind up the show, if you would like to give some message to our listeners who are listening to you. Definitely. My message is, remember that just because you hit the bottom, it doesn't mean that you have to stay there. You still can come out from that bottom, and I request everyone, even especially the drug users, be stronger than your strongest excuse, and try to overcome and get to a normal person. उसके बाद to all general population, especially youth, I would say no to drug and yes to life. Thank you. Thank you so much, sir. So, dear listeners, this was Tashor Pali ji, who is a Deputy Director, Arunachal Pradesh Drug De-Addiction Society, Directorate of Health Services, Naharlagun. Namaskar.